सवाल पूछ रहे थे। हमने प्रारंभ में बात कही ना, फिर से कह देते हैं, जी। फिर से नए सिरे से कह देते हैं। कई दशक से जब भी बिहार में चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले जो बात ख्याल में आती है वो है जाति। अखबार, टीवी से लेकर राजनीति मंचों से शिक्षा विकास की बात तो बहुत होती है, लेकिन नेपथ्य में जाति ही हावी रहती है। बिहार हथियारबंद जाति सेनाओं का भी गढ़ रहा है और तमाम जाति नरसंहारों का गवाह भी। आज की चर्चा का मुख्य बिंदु यही रहेगा कि बिहार की जाति अभिशप्त राजनीति इस चुनाव में उससे कुछ मुक्त होती दिख रही है, या तमाम रंगरोगन के बाद भी जाति ही बिहार चुनाव का सेंट्रल आइडिया है। चर्चा में हम मोकामा हत्याकांड पर भी बात करेंगे और बिहार चुनाव में क्या दिख रहा है, एनडीए और महागठबंधन में क्या रस्साकसी है, ये चर्चा भी होगी। तो शुरुआत करते हैं मणिकांत जी से। जी, यही तो बिहार के साथ विडंबना है कि जब भी बिहार की बात आया और खास करके राजनीति की या राजनीति से संबंधित चुनाव की, तो बिहार में जो भी, चाहे वो बाहर के विश्लेषण करने वाले लोग हों या बिहार में काम करने वाले लोग हों, वो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं जातीय समीकरण इस बार कैसा है। अब यही बात उठती है। अब सीधे सीधे ना तो बिहार के जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर चर्चा को हाशिए पर डाल के सीधे उतर आते हैं जातीय समीकरण की, कि कौन सा दल या कौन सा गठबंधन जातीय समीकरण ठीक से बिठाने में कामयाब है और वहां उनको किस जाति समूह का ज्यादा समर्थन है या किस जाति समूह का विरोध है। तो इस तरह की चर्चा से ही शुरुआत होती है। तो आपने सही कहा कि ये एक विडंबना है बिहार के साथ, लेकिन बिहार राजनीतिक रूप से सचेत भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ आप देखते रहे होंगे कि किस तरह से बिहार में जब कोई जातीय लहर पैदा होती है तो उसका असर पूरे देश पर जाता है। तो बिहार के चुनाव पर खास तौर पर पूरे देश की जो नजर है वो इसलिए भी है कि कभी कभी यही लगा है कि बिहार ने कई मामलों में राजनीतिक दिशा भी तय की है देश की। आप याद कर लीजिए जयप्रकाश जी के आंदोलन को, 74 का जी जो जी आंदोलन हुआ जी उसको। जी। तो अब उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से एक ऐसा उभार पैदा हुआ राजनीतिक, जो देश की जो राजनीतिक तस्वीर है उसको बदलने में कामयाब हुआ। तो ये बिहार की चर्चा उस रूप में भी होती है और बिहार की प्रतिभाओं की भी चर्चा बराबर होती है। तो ये दुर्भाग्य कहिए कि जब भी चुनाव के समय में जो सियासी जमात है, हमारे साथ साथ जो लोग हैं राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए नेता भी हैं, वो भी बाकी चीजों को दरकिनार करके जातीय समीकरण भिड़ाने में जुटे रहते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है। अगर इसी संदर्भ में आज की बातचीत को रखें और अभी बिहार की जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा करें, तो पहले से कम या ज्यादा आप नहीं कह सकते। इस बार भी चुनाव में जाति की चर्चा सबसे ज्यादा है। अभी भी जो दो गठबंधन हैं, तो दो गठबंधनों के बीच में हमेशा ये लगता है कि उनके साथ कौन कौन सा जातीय समूह जुड़ा हुआ है इस गठबंधन के साथ और दूसरे के साथ कौन है। और ये इस बार भी उसी तरह है जैसा पहले। हाँ, इसमें थोड़ी कमी हो सकती है, कुछ कभी इसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो आरक्षण के समय में वो विवाद जो हुआ था, बीपी मंडल ने जो आरक्षण के दिया, उस समय में वीपी सिंह जी के समय में जो एक जातीय जिस तरह से उभार पैदा हुआ, जिस तरह से जातीय परिस्थिति बनी राजनीतिक तौर पर, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। आज अगर देखेंगे तो कमंडल और मंडल की राजनीति एकदम आमने सामने हो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। पीढ़ियां बदली हैं। अब जो पीढ़ी के लोग हैं वो आरक्षण के उस समय के दौर के बाद के हैं, इसलिए उनके मन में उस तरह से वो बातें नहीं आती। दूसरा, जो उस समय जाति को लेकर आरक्षण के नाम पर इस तरह से एक विषाद जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जो जिसका पूरे देश में असर गया था, अब इस बार वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं रहा, वो साथ साथ चल रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरे तौर पर वही है।
मैं ये मानने के पक्ष में भी नहीं हूँ कि जो कुछ भी है वो जातीय स्थिति पर ही निर्धारित होता है। उसके अलावा भी कई चीजें हैं जिस पर लोगों का ध्यान है, और इस संदर्भ में खास तौर पे जिक्र करूंगा कि ये जो 35 वर्षों से कथित सामाजिक न्याय की जो सरकारें रही हैं, चाहे लालू जी के नेतृत्व में या नीतीश जी के नेतृत्व में, तो इन 35 वर्षों में बिहार का कितना क्या विकास हुआ, बिहार किस तरह बदला, बिहार का लोगों की मनस्थिति कैसे बदली। अगर इस संदर्भ में बात करें तो इस बार का की खासियत है कि एक तीसरा कोण भी बना, एक तीसरा पक्ष भी उभर के आया है, वो है जनसुराज का, प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर जब भी चर्चा होगी कहीं भी किसी क्षेत्र में, और हर सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी दिए हैं, तो लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एक तीसरी स्थिति भी उभर के सामने आई। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में एक अलग और खास कह सकते हैं कि क्योंकि वो उनके जो मुद्दे हैं, उन्होंने जिन बातों को बिहार में बहुत दिनों के बाद ये सुना गया कि अब सिर्फ यही कुछ प्रबंधन नहीं, यही कुछ खुले हुए नेताओं का नेतृत्व नहीं, बल्कि इससे अलग भी बिहार के बारे में सोचना जरूरी है। और ये बहुत लोगों को इसका असर भी गया लोगों में। लेकिन है क्या कि किसी न किसी रूप में घूम फिर के जो भी इस तरह का प्रयास करता है उसको भी देखना पड़ता है कि ये जैसी जातीय जड़ता एक तरह से हावी है, उसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। तो इस बार क्या होगा ये तो जाहिर है, प्रशांत किशोर की जो भूमिका रही है पिछले 2-3 वर्षों में, या उनका जो प्रयास रहा है, ये आगे हो सकता है उनका धैर्य अगर बरकरार रहा और इस चुनाव में जीत या हार से अलग भी अगर उन्होंने अपनी राजनीति को आगे खींचा, तो जाहिर तौर पर बिहार में अगले कुछ चुनावों में स्थितियां बदल सकती हैं। इस बार ले दे के मुख्य रूप से जातीय समीकरण पर ही इसी के आसपास बिहार के चुनाव की चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़े हैं अभी तत्काल नए मेहमान अनंत विजय जी, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते समझते हैं, दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं। हम जानेंगे उनसे कि मौजूदा दशा क्या है। आनंद जी। राजू जी प्रणाम, और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग को अरविंद जी को सुनना चाहिए। अरविंद जी की जानकारी बहुत वो है, उसके बाद हमसे बात करिए तो बेहतर रहेगा। हम तो दिल्ली में, अरविंद जी के पास लोकल की जानकारी है। हाँ अरविंद जी। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दरअसल मैं तो समझ रहा था कि सबसे जो वरिष्ठ लोग हैं वो पहले अपनी बात रखें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूं, लेकिन जब बड़े भाई का आदेश हुआ है कि मैं ही अपनी बात पहले रखूं तो ठीक है। अभी निशिकांत जी ने मणिकांत ठाकुर जी ने, क्योंकि बहुत लंबे समय से बिहार की राजनीति को देखते रहे हैं वो, और कई तरह के बदलावों के गवाह भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पीढ़ियां बदलने की बात कही, और ये प्रशांत किशोर जो नैरेटिव नया सेट कर रहे हैं, नया नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, तो चर्चा तो जाहिर है कि प्रशांत किशोर की हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में अभी जातिवाद की जो जड़ता है वो कहीं खत्म होते हुए नहीं दिख रही है। बिहार की राजनीति को अगर आप मतलब जाति से अलग करके नहीं देख सकते। आज आप मैं ताज़ा उदाहरण लूँगा, ताज़ा संदर्भ लूँगा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सबके छत्रप किसी न किसी जाति के पुरोधा हैं, कोई न कोई जाति का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी जो बिहार की राजनीति में लालू यादव यादवों के मुखिया हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बाद जो उनके विरासत उनकी संभाल रहे हैं, तो वो भी एक जाति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जीतन राम मांझी समुदाय को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये भी अपनी जाति के मुखिया हैं, जाति के नाम पर नेतृत्व कर रहे हैं। अभी एक नया मुकेश सहनी उभर के आए हैं, मल्लाहों के मुखिया हैं, तो इन्होंने भी एक जाति की कमान संभाल रखी है।
नीतीश कुमार भी जो इतने विकास पुरुष सुशासन की सरकार चलाने वाले माने जाते हैं, लेकिन उनको भी जाति के दायरे में ही बांध करके लोग देखते हैं, परिभाषित करते हैं। वो भी जाति के दायरे से बाहर एक कुर्मी समुदाय का नेता माना जाता है। हालांकि उनका औरा थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा व्यापक है, लेकिन उनको हम किसी जाति में बांध करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब चर्चा होती है, आम चर्चा होती है मतदाताओं में, तो उनको भी कुर्मी के खांचे में रख दिया जाता है। तो इस तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, सबके मुखिया कोई न कोई जाति के पुरोधा है। तो ये जो दिखा रहा है, ये बातें मतलब अभी मणिकांत ठाकुर जी ने जो कही, तो ठीक है, प्रशांत किशोर नया नैरेटिव सेट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन और उनसे सहमत भी लोग हैं तमाम, मतलब जो प्रगतिशील लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो सहमत भी हैं कि प्रशांत किशोर एक नई तरह की राजनीति, बिहार में नई धारा की राजनीति शुरू कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जो आम वोटरों की मेंटलिटी है, वो मेरा अनुभव है कि बूथ पर जा करके वो जातियों में बट जाते हैं। जो आम वोटर हैं, आम मतदाता हैं, वो चर्चा तो करेंगे, चर्चा तो अच्छा बुरा सबका देखेंगे, लेकिन जब बूथ पर पहुंचते हैं तो उनकी मेंटलिटी साफ साफ जातियों में बट जाती है। वो अभी एक सर्वेयर ने हमसे 2-3 दिन पहले फोन किया था और बिहार के बारे में जानना चाहा था। उनका कहना, वो जानना चाह रहे थे कि बिहार में जेन जी का कितना असर होगा, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में जो नई उम्र के बच्चों ने जो तख्ता पलट कर दिया। तो प्रशांत किशोर के ही संदर्भ में वो जानना चाह रहे थे कि बिहार में जेन जी का कितना असर होगा। मैंने उन्हें साफ बताया कि भाई बिहार में जेन जी भी जातियों में ही बटे हुए हैं, जितने लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो भी जातियों में ही बटे हुए हैं। उनको आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो नई उम्र के बच्चे हैं, तो पुराने दौर जो 25-30 साल 35 साल पहले जो बिहार जल रहा था, वो तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, वास्ता भी नहीं है। सब नई उम्र के प्रगतिशील बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि देखिए 1980 से 2000 के आसपास जो बिहार जल रहा था, जातियों में बट करके मारकाट, बड़े बड़े नरसंहार हो रहे थे, आपस में लोग मारे जा रहे थे, तो वो पीढ़ी अभी एकदम से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, वो महानगरों में कारपोरेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, एक नए समाज में रह रहे हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चों को कहानियां, अपने जमाने की, अपने दौर की कहानियां बताते हैं, तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, और सुनते हैं वही, उसी की चर्चा होती है, और चर्चा फिर वो स्कूलों में, कॉलेजों में पहुंच जाती है। तो एक जो नई मेंटलिटी भी आ रही है, वो ऐसा नहीं, ये दिखाया, अभी संदर्भ की बात कर रहे थे राजू मिश्रा जी, तो ये इसने दिखाया अभी जो मोकामा की घटना जो है, वो साफ देख सकते हैं कि जितने भी जो शव यात्रा निकाली जा रही थी, या जो घटना के बाद मर्डर के बाद जो भीड़ जुटी, उसमें सब युवा थे, और सब जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आग बुझाने के प्रयास में है। सब जो भी बातें आ रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, गालियां दी जा रही थी, वो सब दिख रहा था कि सबके सब जो है वो बिल्कुल जैन जी भी जो है वो जातियों में बटे हुए लोग। तो मेरा मानना है साफ साफ कि भाई बिहार में अभी प्रशांत किशोर, हालांकि मणिकांत जी ने भी ठीक ही कहा कि एक इस बार हो सकता है कि प्रशांत किशोर सफल ना हो, अगली बार जाकर सफल हो जाए। तो हाँ, लेकिन उनको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर वाकई कुछ बदलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बिहार को जातियों की बेड़ियों से निकालना चाह रहे हैं, तो उनको धैर्य रखना पड़ेगा। इस बार तो मेरा मानना है साफ साफ कि उनको कोई सफलता नहीं मिलने जा रही है। 2-4-5 सीटें आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ी सफलता जिस तरीके से मेहनत उन्होंने की है, उनको नहीं मिलने जा रही है। क्योंकि सहमत होते हुए भी, उनकी बातों से सहमत होते हुए भी लोग जब बूथ पे जाएंगे तो अपने अपने नेता को ही चुनेंगे। और नेता जो है, जितने भी, मतलब आप देख रहे हैं कि पार्टियां भी जो है उसी आधार पे सेट नैरेटिव भी सेट कर रही है पार्टियां, लोगों को टिकट भी दे रही है। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी की पार्टी है, वो माय समीकरण से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। ठीक है, इस बार उसने कुछ भूमियारों को भी टिकट दिया, कुछ राजपूतों को भी टिकट, जो पहले जितना देते थे उसकी संख्या बढ़ाई उन्होंने, ब्राह्मणों की भी संख्या कुछ हद तक बढ़ाई,
लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 143 सीट उन्होंने 143 सीट उनके हिस्से में आई, 143 टिकट उन्होंने बांटा, तो करीब उसमें 21 तो आप आरक्षण वाली सीटें हैं, तो उसको ही माइनस कर दीजिए, तो 120-25 सीटों में उन्होंने 53 यादव उतारे हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि जातीय मानसिकता साफ साफ दिख रही है। मुस्लिम को भी 18 दिया, चले मुस्लिम को तो आबादी के हिसाब से जितनी उनकी आबादी है उतना उनको नहीं मिल पाया है, वो 18% आबादी है, 18 टिकट मिला है उनको, आरजेडी ने दिया है। लेकिन यादवों को जो 14% आबादी है उसमें उन्होंने 53 टिकट दे दिया है, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं किया उन्होंने, इसके पहले भी किया है। 2020 के भी चुनाव में उन्होंने 144 सीट उनके हिस्से में आई थी, उसमें उन्होंने 58 यादव को उतारा था, 14% आबादी के को 18 टिकट दे दिया, 58 टिकट देता 58। और 2015 में भी उनके हिस्से में, जबकि नीतीश जी के साथ एक सुशासन की सरकार के साथ मिल करके, सुशासन की पार्टी के साथ, मुखिया के साथ मिल करके वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने उनके हिस्से में 101 सीट आई थी, तो 48 यादवों को टिकट दिया था। तो जातीय मेंटलिटी से, जातीय मानसिकता से जब तक नेतृत्व, जो बड़े दल हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है, जब तक ये लोग उभरेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि नीचे कोई इस तरह का जातीय दीवार जो है वो इस तरह से टूटेगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जी। पवन जी से जानेंगे कि इस चुनाव में कितना असर दिख रहा है जातीयता का। राजू जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, तो अब तो इतने दो भारी विश्लेषकों ने विश्लेषण कर ही दिया, बिहार में जाति से अलग कुछ होता नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशांत बात तो बहुत बढ़िया करे छे हो, लेकिन की करबे, अब आए गए अपने जात भाई छिके, अब ओकरे वोट दे दिए, ये होता है वहां, है ना। तो इसीलिए ये प्रश्न बिहार के संदर्भ में बहुत मायने नहीं रखता कि जात कितना असर करेगा या क्या करेगा, अंततः जात पर ही वोट होगा, और वो दिख भी रहा है। आप देखिए, अगर ताड़ी की बात करते हैं महागठबंधन के लोग कि ताड़ी वालों को हम कर देंगे या ताड़ी को मुक्त कर देंगे, तो क्यों करते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। वो इसलिए कि पासी समाज का 1% वोट है, और पासी समाज ताड़ी के कारोबार में रहता है। तो जितने भी प्रकार की चीजें हैं, हाँ, जाति को एक चीज लेवल कर सकती है, वो है धर्म। अगर धर्म का कार्ड जोरदार चल गया राजू जी, तब जाति थोड़ी ध्वस्त होती है। जब हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो फिर जाति पीछे रह जाती है, वो हिंदू मुसलमान आगे हो जाता है। तो अब देखिए, अब वही है कि मतलब कोबड़ छोट कहत अपराधू, आप इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, तो जाति का असर तो चलेगा। प्रशांत किशोर पर मैं मोटे तौर पर अरविंद जी से सहमत हूं कि प्रशांत किशोर आभासी दुनिया के क्रिएट किए हुए अभी नायक हैं बिहार में। अभी इंटरनेट पर खूब दिख रहे हैं वो, और हर तीसरी रील प्रशांत किशोर की दिखाई देती है, क्योंकि वो इस एल्गोरिदम के मास्टर हैं। उनकी टीम को मालूम है कि कैसे रील ट्रेंड कराया जाता है, कैसे ट्विटर पे ये होता है। या जितने इंटरव्यू प्रशांत किशोर ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली और पटना के रिपोर्टर्स को या संपादक को या एंकर्स को दिए हैं, उतने किसी का इंटरव्यू आपने नहीं देखा होगा। एक पार्टी जिसका अभी कुछ भी स्टेक पे नहीं है, मतलब एक पार्टी जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, पिछले उपचुनाव में उन्होंने लड़कर देख लिया था, उनको कितनी सफलता मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस बार लड़ भरे रहे। 2030 में प्रशांत किशोर को देखा जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं। हालांकि ऐसी ही बातें सब लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बोलते थे, लेकिन केजरीवाल ने ना 2015 में जो उनको ऐतिहासिक सफलता मिली, उसके पहले एक चुनाव में 26-27 सीटें वो लेकर आ चुके थे, इसलिए उनकी आहट दिल्ली में लोग महसूस कर चुके थे, जो प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ी चुनौती है। और प्रशांत ने जो टेम्पो बनाया था अपना, राजू जी, जी और मणिकांत जी दोनों अपनी राय रखेंगे, मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक टेम्पो बनाया था ना, कि एक आरजेडी की बादशाहत को चुनौती देने की, तेजस्वी को उनके घर में घुसकर चुनाव लड़ने की। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल जाकर चुनाव लड़े थे काशी में, बनारस के चुनाव में वो गए थे,
लेकिन जब इन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात इतने लंबे समय तक माहौल बनाते रहे और अंत में आके कहा कि पार्टी ने हमें मना कर दिया, मना कर दिया। ये एक बड़ी मतलब एक मुझे लगता है कि मतलब प्रशांत किशोर बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं भाई, वो उनका दावा है कि वो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनवाते हैं। मेरी उनके सामने कोई विसात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे ये एक ना फाउल हो गया, वो सेल्फ गोल हो गया। वो अगर राघोपुर से चुनाव लड़ लेते तो वो टेम्पो बना रहता। हार जीत तो लगी रहती है, केजरीवाल बिहार गए थे, स्मृति ईरानी के सामने कुमार विश्वास लड़ने गए थे, उनको भी कुछ चंद 100 वोट मिले थे। तो एक जो प्रतीकात्मक लड़ाई होती है और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करती है, मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर इसमें चूक गए। और प्रशांत की बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन रणनीति भी अच्छी बनाते हैं, लेकिन जो माहौल बनाया था, क्योंकि अब नैरेटिव वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बिहार का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में या सोशल मीडिया पर जो हमें दिखाई देता है उसमें यही दोनों ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर थोड़े नेपथ्य में जाते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाला क्या परिणाम होगा, कैसे होगा, ये सब तो हमें दिखाई देगा। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि बिहार के चुनाव में जाति के ऊपर अभी न विकास है न धर्म है। आज के डेट में सब लोग अपनी अपनी जाति को लेकर अड़े हुए हैं। हाँ, प्रशांत किशोर को जाति की वजह से 1-2 सीटें मिल सकती हैं। आपको एक बड़ा रोचक उदाहरण देता हूं जमालपुर विधानसभा का। जमालपुर विधानसभा में 2020 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और वहां का सिटिंग एमएलए कांग्रेस का था। इस बार वहां से कांग्रेस, इस बार वो सीट आईआईपी को चली गई। कोई एक गुप्ता जी आए हैं कहीं से बिहार में, जो बरई और बरई और चौरसिया के नेता हैं, तेली और बरई के नेता माने जाते हैं वो। तो उनको 3 सीटें महागठबंधन ने दी है। एक सीट उसमें जमालपुर की हो गई, तो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया वहां से। अब जमालपुर विधानसभा में भूमियारों और यादवों का वोट बहुत ज्यादा है, तो भूमियार कोई कैंडिडेट है नहीं वहां। बच गए प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसके यादव कैंडिडेट हैं, और ब्रह्मानंद मंडल जो मुंगेर के सांसद हुआ करते थे समता पार्टी के, उनके पुत्र को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक वहां से सिटिंग विधायक नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक हुआ करते थे, सिटिंग गलत बोल गया, शैलेश कुमार, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। शैलेश वहां से निर्दलीय खड़े हो गए। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है वहां के लोगों से बात करने का कि जो यादव कैंडिडेट है वहां, उनको यादवों का वोट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी का कोई कैंडिडेट है नहीं। और आईआईपी ने जिस पान तांती को वहां से उम्मीदवार बनाया है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो जीतने की उनकी संभावना कम है। लिहाजा यादव और मुसलमान दोनों का वोट जन स्वराज पार्टी को मिलेगा। तो ऐसे जो बाई डिफॉल्ट जहां कहीं से मिल रहे हैं प्रशांत किशोर को, तो मुझे जो लगता है कि वो जहां कहीं से भी जीतेंगे बाई डिफॉल्ट ही जीतेंगे, कि वो 2 पार्टियों से रणनीति बनाने में चूक हो गई या ये हो गया, तो वहां से उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए कि सब जगह जाति का कार्ड ही चलेगा। और मोकामा में क्या होगा ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। तो हमने सामने कैंडिडेट है ना, दोनों बाहुबली है, एक बाहुबली के अंदर है, एक बाहुबली जेल के बाहर है। दुलार चंद यादव जो तीसरा बाहुबली कौन था, उनकी हत्या हो चुकी है। तो अब ये देखना बहुत सारी सीट वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत दिलचस्प होगा। अरविंद जी, मोकामा जी भाई साहब आईपी गुप्ता की बात कर रहे थे अनंत विजय जी, तो मैं थोड़ा सा एक पुराना संदर्भ बताना चाह रहा हूं उनके बारे में। जब मैं पटना में था 2019 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, तो आईपी गुप्ता आरजेडी से प्रयासरत थे, और चूंकि पैसे वाले हैं, अभी एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है, पार्टी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक नया प्लेयर है वो, जात के नाम पर राजनीति करने वाले। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी नाम है सर उनका, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईआईपी। जी। तो 2019 में आरजेडी से प्रयासरत थे, पैसे वाले हैं, तो वो सारी ताकत, जो भी धन बल बाहुबल जो भी होता है बिहार में, वो सब के लिए तैयार थे, वो सब तरह से तैयार थे। इनकी मीटिंग भी हुई थी राबड़ी देवी के साथ, बात नहीं बन पाई, तेजस्वी सहमत नहीं हो पाए थे।
फिर अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में, मैं तो दिल्ली आ गया, पटना से मेरा ट्रांसफर हुआ, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरी मुलाकात इनसे हो गई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मेरे ऑफिस के ठीक सामने। तो मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है अभी तक। तो ये उस समय कांग्रेस से प्रयास कर रहे थे, अखिलेश बाबू के आगे पीछे घूम रहे थे। और एक भक्तचरण दास उस समय बिहार में प्रभारी हुआ करते थे कांग्रेस के, जिनको लालू जी ने भक्तचोन्हा दास कह दिया था, बड़ा चर्चित मामला हुआ था। तो भक्तचरण दास के आगे पीछे घूम रहे थे। तो ऐसे ही चूंकि हमसे पटना में मुलाकात इनकी हुई थी, तो मेरे पास से मेरे ऑफिस में भी आ गए। तो सामान्य चर्चा में मैंने कहा कि भाई देखिए, मुकेश सहनी को कोई नहीं जानता था, लेकिन वो आ करके अपनी जाति के लोगों को, अपने वोटरों को, अपने समाज के लोगों को जोड़ा, गांव-गांव घूम करके, और वो अपनी जात का नेता हो गए। तो आज सब कोई पूछ रहा है, न एक एमपी है, न एक विधायक है, न कोई एमएलसी है, फिर भी एक बड़े प्लेयर माने जाते हैं वो। तो आपको अगर बिहार में पॉलिटिक्स करनी है, मैंने उनको कहा कि आपको बिहार में पॉलिटिक्स करनी है तो सबसे पहले अपनी जात का नेता बनिए। तो लोकसभा चुनाव में तो टिकट ले नहीं पाए, वो वहां से निकल गए। और लोकसभा चुनाव के बाद वो पूरे बिहार में घूम करके पान, ततवा, ये सब जो उनका एक उपजातियां भी जितनी है, वो सबको जोड़ करके अपनी संख्या कुछ ज्यादा बताने लगे और घूम करके कार्यक्रम करने लगे। पटना गांधी मैदान में उन्होंने बड़ा सम्मेलन किया, काफी भीड़ जुटाई, पैसे तो है ही उनके पास, काफी भीड़ जुटाई। और आज देखिए एक प्लेयर वो भी बन गए। अभी 3 सीट उनको महागठबंधन ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी पक्ष में नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेशर डाल के दिलवाया कि 3 सीट इनको दो, और 3 सीट के नेता बने हुए हैं। तो ऐसा तो है ही बिहार में। भाई ये प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था कि प्रशांत किशोर भी जातियों के आईने से बाहर, जातियों के कैनवास से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो भी उसी के आसपास घूम रहे हैं। आप उनका पहला जो था, जब जिस समय चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, उस समय की बातों पे ध्यान दीजिए, तो आप रिकॉल करेंगे तो देखेंगे कि घूम के बोल रहे थे कि हम 40 प्रत्याशी मुसलमान उतारेंगे। तो ये भी एक तरह से ठीक है, मुस्लिम एक धर्म की बात आती है, लेकिन बिहार में जाति के संदर्भ में ही उनकी ही व्याख्या होती है। तो वो अगर 40 टिकट मुसलमानों को देने का वादा कर रहे थे, तो किस आधार पे कर रहे थे? जाहिर है कि उसके पीछे कास्ट मेंटालिटी काम कर रही थी। फिर बाद में भी कई सीटों पे उन्होंने, जहां उनका जो जिस तरीके से टिकट बंटवारे का बनाया कि भाई हम काबिल प्रत्याशी चुनेंगे, उसमें जात फैक्टर नहीं होगा, और सबसे 21 हजार रुपया हर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने, जो जितने दावेदार थे, सबसे 21 हजार रुपया का फॉर्म भरवाया। 10 कहीं 20-25 लोगों ने भी आवेदन किया। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उन्होंने भी कास्ट समीकरण ही देखा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ टेकारी का। टेकारी में एक भूमिहार लड़का डॉक्टर है, वो काफी दिन से, मतलब जब से जनसुराज का गठन किया इन्होंने, तभी से उनके आगे पीछे कर रहा था, टेकारी में बड़ा कार्यक्रम कर रहा था वो, और था पूरा आश्वस्त था कि टिकट उसी को मिलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम में उससे ज्यादा एक्टिव उस क्षेत्र में, टिकारी में, और दूसरा कोई नहीं था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई, तो प्रशांत किशोर जिस मेंटलिटी से प्रत्याशी का चयन किया, उसको देखिए कि एक तरफ आरजेडी, ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उससे अनिल कुमार 4 बार से विधायक हैं लगातार, तो वो प्रत्याशी थे, तो कास्ट के भूमिहार। दूसरी ओर से आरजेडी, पिछली बार तो कांग्रेस के हिस्से में सीट थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने रख लिया और एक डांगी को दिया। डांगी बिहार में कोयरी के कुशवाहा के समकक्ष माना जाता है, तो एक कुशवाहा को दे दिया। तो एक तरफ कुशवाहा और एक तरफ भूमिहार। तो अब प्रशांत किशोर ने, चूंकि वो टिकारी क्षेत्र जो है वो या तो भूमिहार प्रत्याशी के लायक है या यादव प्रत्याशी के लायक है, यादवों की संख्या और भूमिहारों की संख्या दोनों बराबर है वहां पे। तो इनको चाहिए था कि या तो किसी यादव को, आरजेडी किसी यादव को अगर उतारता तब ये किसी और को, दूसरे को उतारते, लेकिन आरजेडी ने चूंकि कुशवाहा उतार दिया और एक तरफ से भूमिहार था, तो प्रशांत किशोर ने
एक नया यादव को टिकट दे दिया जो पार्टी में था ही नहीं। पहले जीतन राम मांझी की पार्टी में एक्टिव थे, उनको ला करके टिकट दे दिया। तो कास्ट समीकरण में वो भी पीछे नहीं है किसी से, उन्होंने भी सब जगह ऐसे ही पूरी बिसात जो है ऐसे ही सजाई है, कहाँ कौन जात प्रभावशाली है और किसको टिकट देने से कुछ लड़ाई में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूरा किया है। तो वो भी अलग नहीं है जी। अरविंद जी, मोकामा तो पहले से ही बहुचर्चित और हॉट सीट थी अनंत सिंह के लड़ने के कारण, लेकिन ये दुलार यादव के मर्डर के बाद और फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी, क्या इसका असर आएगा? देखिए, मोकामा को केवल मोकामा के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। मोकामा एक मतलब वहाँ पे बाहुबली भाई शुरू से ही 2000 बल्कि आनंद सिंह के बड़े भाई थे दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह के टाइम से ही मोकामा बाहुबलियों के लिए जाना जाता है और मोकामा में जो कुछ भी होता है उसका असर आसपास की सीटों पे होते रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका दायरा व्यापक होगा और वो आगे जाकर के पूरे बिहार को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मध्य बिहार जो 5-7 जिले हैं, आसपास के जिले जितने हैं, उसको वो व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। वहाँ की जो घटना हुई है वो, कारण कि वहाँ यादव बनाम भूमिहार हो गया है सीधे सीधे। जी 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 जी। तो यादव बनाम भूमिहार हो गया है, तो मध्य बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू से ही यादव और भूमिहार के बीच लड़ाई होती रही है। एक संदर्भ में बताऊं कि 2014-19 में लालू जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने टिकट दे रहे थे इनको यहाँ से सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से। तो मैंने उनको कहा कि भाई जहानाबाद में तो बार बार हार जाते हैं सुरेंद्र यादव, तो आप उनको बार बार क्यों टिकट दे रहे हैं, कितनी बार हारेंगे वो सुरेंद्र यादव, तो आप फिर टिकट बदलिएगा। तो ऐसे ही मैं अकेले ही था, उनके साथ और कोई नहीं था। तो मैंने पूछा कि भाई कितनी बार है, तो बोले किसको देना चाहिए, हम कि किसी भूमिहार को दीजिए तो आपका ठीक ठाक वहाँ पे निकल जाएगा, भूमिहार वोट बटेगा वहाँ पे। उन्होंने कहा कि शर्मा जी, सो जहानाबाद एक बैटल फील्ड है, जहानाबाद कोई एक सीट नहीं है, वो बैटल फील्ड है और उस बैटल फील्ड में भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई होती है, तो पूरे बिहार के यादव को लगता है कि कोई हमारा पहलवान वहां पे लड़ रहा है, तो वहां सुरेंद्र यादव ही सबसे बढ़िया प्रत्याशी है, क्योंकि वो दमखम के साथ लड़ते हैं। अब पूरे बिहार में मैसेज जाता है कि भूमिहारों का कोई मुकाबला हमारा पहलवान कर रहा है। तो एक सीट, लालू जी ने कहा कि एक सीट हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैसेज जाना चाहिए पूरे बिहार में। तो ये मैं मोकामा को आज के संदर्भ में जहानाबाद से ही तुलना में कर रहा हूँ। जहानाबाद को जिस तरीके से लालू यादव बैटल फील्ड बना के रखा था, या अभी भी रखा है, अभी वहाँ से सुरेंद्र यादव अभी इस बार तो जीत ही गए हैं, MP हो गए हैं, तो मोकामा को भी उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए इस बार। चूंकि देखिए लालू जी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, मणिकांत जी बेहतर बताएंगे, लंबे समय से वो हैं वहाँ पे, देख रहे हैं व्यापक परिदृश्य में। तो लालू यादव की जो पॉलिटिक्स है वो एंटी फॉरवर्ड, जब उनकी पॉलिटिक्स होती है तो एंटी फॉरवर्ड का मतलब एंटी भूमिहार हो जाता है। तो वो 2020 का जो चुनाव था, मैं थोड़ा सा विषयांतर होऊंगा, 2020 का जो चुनाव लोकसभा विधानसभा नहीं, सॉरी 15 वाला चुनाव था विधानसभा, तो अनंत सिंह मोकामा में अनंत विजय जी को पता होगा, एक पुट्टूस यादव की हत्या हो गई थी। पुट्टूस यादव एक नया लड़का था, वो किसी छेड़खानी के मामले में उसकी हत्या हो गई थी। हत्या का इल्जाम उस समय अनंत सिंह छोटे सरकार के रूप में बहुत प्रभावशाली थे और नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार जी का लालू जी से गठबंधन हो चुका था और ये इलेक्शन के बस कुछ ही समय पहले की बात है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। तो पुट्टूस यादव की जब हत्या हुई तो पप्पू यादव मोकामा में डेरा डाल दिया, पप्पू यादव ने, और थोड़ा सा यादवों को समझाने लगे कि देखो लालू यादव कुछ नहीं कर पाएगा,
पुट्टू यादव की हत्या अनंत सिंह के लोगों ने की है, अनंत सिंह ने करवाई है, लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार लालू यादव नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार अनंत सिंह को गिरफ्तार होने नहीं देगा। तो ये समझाने के लिए, वहाँ के लोकल यादवों को समझाने के लिए पप्पू यादव 2-3 दिन से वहाँ पे घूम रहे थे। जैसे ही लालू जी को पता चला, इन्होंने एक कमेटी बना दी। मुंद्रिका यादव उस समय जिंदा थे और आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव थे। एक कमेटी बना दी लालू जी ने मुंद्रिका यादव की अध्यक्षता में, और कमेटी को आनंद फानंद में भेजा। पहले तो पुट्टू यादव की विधवा पत्नी को उन्होंने, लालू जी ने अपने घर में बुलवा लिया और घर में यहाँ 10 नंबर में अपने आवास में बंगले में बिठा लिया। और मुंद्रिका यादव की अध्यक्षता में जब इन्होंने कमेटी बनाई, मुंद्रिका यादव आनंद फानंद में गए और 2-3 घंटे में घूम घाम करके और लौट आए। उसके बाद फिर ये लालू जी की पॉलिटिक्स थी और ये पूरे बिहार को दिखाना था कि ये इस चुनाव को वो एंटी फॉरवर्ड ले जाना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे थे। वो कमेटी बना 2-3 घंटे में लौट करके वहां से घूम करके और आ गई, और मुंद्रिका यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंद्रिका यादव कर रहे थे। हम लोग का ये मानना था कि मुंद्रिका यादव जा तो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खास जो आदमी है, करीबी आदमी है अनंत सिंह, उनका नाम नहीं लेंगे। संकेतों में भले कुछ बता देंगे, लेकिन नाम खुल करके नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों का गठबंधन है आरजेडी जदयू का। तो पप्पू यादव, मुंद्रिका यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं इसे लाइव बता रहा हूँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे कि लालू जी का आगमन हो गया, और लालू जी ने आते और माइक संभाली और उन्होंने कहा कि ये हत्या अनंत सिंह ने की है, अनंत सिंह ने ही मरवाया है। और मेरी बात हुई है नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार न्याय की सरकार चला रहे हैं, विकास पुरुष हैं, वो जरूर न्याय करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई होगी। लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि भाई कार्रवाई कब होगी, तो बोला कि हम कल भी रात में भी बात किए हैं नीतीश कुमार से, रात में भी उन्होंने कहा है और सुबह में भी बात किया। अभी चलते समय रास्ते में भी मैंने कहा है, पूछा है उनसे, उन्होंने कहा है कि हाँ कार्रवाई होगी। अब चूंकि लाइव चल रहा था और नीतीश जी पर लालू जी प्रेशर बना रहे थे कि एक्शन होगा अनंत सिंह पे, तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए अगर दर्जन भर पुलिस भी पहुंच जाती, या मुश्किल से 25-30 पुलिस भी अगर पहुंच जाती, तो गिरफ्तार हो सकते थे। पटना में थे अनंत सिंह अपने आवास पे, लेकिन हजारों की संख्या में पुलिस भेजी गई और इतना बड़ा बिकंडा बनाया गया कि लग रहा है कि कितना बड़ा क्रिमिनल तो है ही वो, लेकिन कितने प्रभावशाली तरीके से, कितना बड़ा बना करके इस मामले को व्यापक बना करके और गिरफ्तारी का प्रदर्शन किया गया। तो एक तरह से गिरफ्तारी का प्रदर्शन था, और लालू यादव उस चुनाव को वो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड कर रहे थे, ले जाना चाह रहे थे, और इसके लिए अनंत सिंह को मोहरा बनाया गया। नीतीश जी ने भी सहमति दे दी, नीतीश जी भी गिरफ्तारी के लिए सहमति दी है, तभी तो पुलिस गई वहां पे। दूसरी घटना हुई कुछ ही दिन, अगले ही 1-2 दिन के बाद उधर दरभंगा साइड में, मणिकांत जी बेहतर बताएंगे, दरभंगा साइड में किसी पाठक, कोई क्रिमिनल था, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने किसी की हत्या कर दी थी बैकवर्ड की, और उसको भी लालू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा करके और पूरा कहा, प्रचारित किया कि भाई उस क्रिमिनल का ज्यादा नाम ले रहे थे, उसके टाइटल पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। पाठक टाइटल था उस क्रिमिनल का, तो उसमें ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो साफ साफ था कि भाई मेंटलिटी उनकी जो थी, मानसिकता जो थी कि भाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड करना है। तो जब बड़े लीडर चुनाव के नैरेटिव को इस तरीके से, इस दिशा में ले जाना चाहेंगे, ले जाने का प्रयास करेंगे, तो आम कार्यकर्ता जो है, आम वोटर जो है, वो तो दिग्भ्रमित होगा ही, ये तो अंडरस्टूड है। तो जब तक ऊपर के लेवल के लोग, अब जैसे अब प्रशांत किशोर भी आए, और प्रशांत किशोर से बहुत अपेक्षा थी, बहुत लोगों का था कि भाई कुछ नया करेंगे ये, लेकिन वो भी उसी गाड़ी पे, उसी पे सवार हो गए जिसपे अन्य लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तत्काल कुछ ऐसा वहां पे होगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी और पलायन और पिछड़ापन। कि जब तक दूर नहीं होगा, बिहार गुजरात की श्रेणी में जब तक नहीं आ पाएगा, खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मेंटलिटी में, आम लोगों की मेंटलिटी में कोई खास फर्क पड़ेगा।
तो आज की चर्चा का सारांश यही निकलता है कि सारे मुद्दे दरकिनार रहेंगे और हमेशा की तरह जातिवाद इस बार भी बिहार चुनाव पर हावी रहेगा और आम मतदाता के ऊपर जातिवाद का जादू सिर चढ़कर बोलेगा। मणिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपके पास समय जितना हो बता दें, उसी नहीं, आप बात में अपनी मैं बात आप अपनी बात संक्षेप में कहिए। ये अभी मैंने सुना अनंत विजय जी जो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की जो स्थिति है, अगर वो क्या होने जा रहा है इस चुनाव में उनका, तो जाहिर तौर पर जैसा वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे कि कहीं 2-4 सीटें इस तरह की फंस जाए जिसमें वो परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि वो निकाल लें। और उन्होंने जो उदाहरण दिया वही उदाहरण ये अभी मोकामा के संदर्भ में भी मैं कह सकता हूँ। वहां भी यही स्थिति बन गई। एक जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए वो धानुक समाज के हैं, और धानुक समाज की वहां पर आबादी जो है, संख्या है, बहुत ज्यादा है। बल्कि भूमिहार अगर पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर यादव, तो तीसरे नंबर पर धानुक समाज के लोग हैं। तो वो मतदाताओं की तादाद भी इतनी खासी है कि वो जिधर जाए, और भूमिहारों में अगर विभाजन हो मतों का, जिस तरह इस बार की स्थिति बनी है, एक तरफ अनंत सिंह है और दूसरी तरफ सूरजभान सिंह, तो ये दोनों में अगर बंटवारा हो और जिसमें धानुक समुदाय के लोग जिधर चले जाए, तो जाहिर तौर पर उनका पलड़ा भारी दिखेगा। इस बार वही परिस्थिति जो बनने लगी, और जिस तरह से दुलारचंद यादव इसमें कूद पड़े, और यादवों का की जो पक्षधरता है, या यादव जिस तरफ जाते हैं, वो जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उधर न जाके अगर दुलारचंद यादव के जरिए अगर धानुक जाति का जो प्रत्याशी है उनकी तरफ झुकता हुआ दिखा, तो ये खतरा पैदा हुआ अनंत सिंह के सामने भी, और उसी तरह से सूरजभान सिंह के सामने भी। अब ये दोनों सोचने लगे कि अगर धानुक समुदाय को यादव समुदाय का समर्थन मिल जाता है, तब तो ये निकाल लेंगे प्रशांत किशोर का जो प्रत्याशी है, वो पढ़ा लिखा लड़का, काफी समझदार दिखता है, मैंने इस तरह से बातें जो वो करते हैं, तो वो उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और यही स्थिति ऐसी बन गई कि आशंका जो दोनों तरफ हुई, दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों को, तो उसमें ये घटना घट गई। और आपको ताज्जुब होगा, ये कोई भी अगर हत्या की और राजनीतिक हत्या चुनाव के समय में अगर हुई है, तो उसमें ये पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी है कि हत्या कैसे हुई, किसने मारा, कैसे कहा गया कि जैसे एफआईआर में भी है कि गाड़ी ऊपर से चला दी गई, उनका जो उनकी हड्डियां टूटी, पसली टूटी, ये इसका वीडियो अभी तक कोई नहीं जाहिर कर रहा। निश्चित रूप से बाकी लोग जो वीडियो ले रहे थे वो तो, और आजकल तो है कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो ले सकता है, लेकिन क्या रहस्य है कि ये वीडियो नहीं आ रहा है कि कैसे वो मारा गया उनको, लेकिन ये वीडियो आ रहा है कि कहां से वो रगेद रहे थे, एक दूसरे के सामने भिड़ंत जैसी स्थिति थी। तो ये तमाम बातें हैं। तो अब ये बीच में ये फंस गया है कि आखिर सरकारी दल जो है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, इनकी पुलिस की भूमिका क्या होती है, अब पुलिस क्या सामने लाती है, अब इसी पर सबकी नजर है। और आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें खास तौर पर उनको उनकी हत्या करने में किस पक्ष की भूमिका थी, ये अभी, और एफआईआर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि उनकी गोली लगने से मौत नहीं हुई। अब ये गोली लगने से मौत नहीं हुई, तो ये जो पहले एफआईआर में दुलाचरण यादव के जो पोते हैं, उन्होंने जो कहा कि अनंत सिंह सामने में आके अपने लोगों के जरिए उन्होंने खुद गोली दागी और इस तरह से गाड़ी उनके ऊपर से चढ़ा दी गई, या अब इसका अगर वो खंडन हो जाता है पोस्टमार्टम के माध्यम से कि गोली से उनकी मौत नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी। दूसरी बात, अरविंद जी भी बहुत, इन्होंने जो उदाहरण दिए शर्मा जी ने, वो निश्चित रूप से उनका जो अनुभव बता रहा है, वो जाहिर है कि वैसी ही बातें हुई, लगातार ऐसी परिस्थितियां देखी गई कि लालू जी की राजनीति कैसे आगे बढ़ी और उन्होंने किस तरह से अपनी राजनीति की जमीन यहाँ पैदा की। तो ये तो निश्चित रूप से वैसा ही है। अब जो अभी जो स्थिति है, एक जो बात इन्होंने प्रशांत किशोर के सिलसिले में कही है, वो ये है कि प्रशांत किशोर आए तो इस नैरेटिव के साथ
कि जो दोनों 35 वर्षों से जो सिलसिला चला आ रहा है, बल्कि कह सकते हैं कि कांग्रेस के जमाने से, ये अब नहीं चलना चाहिए। अब बिहार के लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतें, अपनी समस्याएं, अपने बच्चों की समस्याएं, इनको देखना चाहिए और जातियों में बट के वो इस तरह से अपना ही अहित ना करें। ये वो पहले तो थे, जैसा इन्होंने कहा कि ऐसी जकड़न है यहाँ, और जिस तरह से चुनावी राजनीति होती है, सत्ता राजनीति, उसमें जिस तरह से जाति को साधे बिना आप आगे कैसे आपका बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो ये तो उनके सामने भी आया। दूसरी बात, ये लोग गई, अब प्रशांत किशोर के सिलसिले में सबसे ज्यादा क्या उनको टाइट कॉर्नर में डालने के लिए आरोप लगता था कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इतने पैसे कहां से खर्च कर रहे हैं। ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो यहाँ राजनीति इतने वर्षों से कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की जमात हो या लालू जी की हो, इनको खतरा लगा कि अब पैसे के जोर पर तो ये भी सामने मैदान में आ गए हैं, अब इनके साथ वो धन का साधन, वो धन बल भी है, तो अब ये खतरा महसूस होने लगा। अब इसीलिए, और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूं कि अगर प्रशांत किशोर अगर धन बल के सहारे राजनीति में नहीं उतरते तो वो कहीं उनकी गिनती भी नहीं होती, कोई पूछता तक नहीं। आज जो उनके साथ पेड जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो चलते हैं जमात में, झुंड में, वो भी नहीं होते, तो समाज में यह मैसेज आता कि ये भी वैसे ही आया जैसे कोई नया दल बना के कोई आ गया हो। लेकिन प्रशांत किशोर क्योंकि देख चुके हैं, उनको सारे दलों के नेताओं का की अंदरूनी स्थिति का अंदाजा है, इसीलिए उन्होंने इसको ये रखा। लेकिन बावजूद इसके धन बल का सहारा लेके भी अगर बिहार की सचमुच में अगर जरूरतें हैं, अभी जिस तरह की राजनीतिक बदलाव की जरूरत है, वो अगर वो आगे बढ़ते तो ये निश्चित रूप से कल्याण होता है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं हो सकता। एक बात सिलसिले की और मैं मानता हूँ कि ये गंभीर बात है, वो ये है कि ये जो प्रशांत किशोर जो कहने लगे, आवाज मिल रही है आप? हाँ जी जी, ये कह रहे हैं कि अभी राजू जी, अब अनंत विजय जी भी जानते होंगे और शर्मा जी भी, अभी बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है जनता के सामने, लोगों के सामने, आम आदमी के सामने, वो है कि करप्शन का लेवल जो है बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गया है। घूसखोरी सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है, इससे कितने लोग परेशान हैं। और ये जो ग्राफ बढ़ गया इन 20 वर्षों के दौरान, ये नीतीश जी के शासन के दौरान, इतना लोग अभी भी अगर आप तुलना करेंगे तो लालू रिजीम से भी ज्यादा रिश्वतखोरी का कह सकते हैं कि उसका ग्राफ ऊपर गया। तो अब ये जो हुआ, ये मुद्दा नहीं बना, ये जो इस सरकार की ये 20 वर्षों के शासनकाल की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, इसको प्रशांत किशोर भी उस तरह का मुद्दा नहीं बना सकते। भ्रष्टाचार को लेके वो भी एक मजबूती और ताकत के साथ मैदान में नहीं उतरे, कभी कभी वो समझौता करते हुए दिखे कि नहीं, अब उनके साथ जो लोग जुड़े वो धन बल के साथ, या इस कुछ बड़े नाम भी आए और जो रिटायर्ड अधिकारी थे वो भी जुड़ गए, जो प्रशासन में जब थे तब तो उसी तरह से काम करते थे जैसे सब शिकायतें होती हैं आम जनता की, लेकिन यहाँ आके उन्होंने एक नए नैरेटिव के साथ बिहार का नया बिहार बनाने की बात करने लगे। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अविश्वास जो है, क्रेडिबिलिटी जो राजनीतिक दलों की है, नेताओं की है, ये इस तरह खंडित हुई है। और ये इसका हाल का उदाहरण आप देखिए, प्रशांत किशोर 4 बीजेपी के बड़े मंत्रियों, नेताओं का जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार का, उनके खिलाफ जो आरोप है, इस तरह से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, इस तरह से उन्होंने करप्शन किया और उस आधार पर वो मजबूती उनको मिली। इसका जब उन्होंने कह सकते हैं कि एक कच्चा चिट्ठा जब खोला तो ऊपर से नीचे तक मैंने यह महसूस किया कि राजनीतिक नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है या एनडीए का है, उनको भी ये लगने लगा कि अगर ये असर कर गया, अगर ये फैल गया चारों तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और जेडीयू की भी बहुत बुरी हो जाएगी। ये लेकिन हुआ क्या कि यही बिहार है कि इसमें वो बातें भी कुछ दिनों तक एकदम उबाल के साथ सामने आई और कहाँ दब गई।
स्वयं प्रशांत किशोर ने कहा उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये भी हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ की जो विडंबना है, यहाँ बिहार की राजनीति, सत्ता राजनीति का जो हाल है, ये जातीय जकड़न से इसको निकालना ये आसान काम नहीं है। और इसको कोई धनबल वाला और बुद्धि वाला, क्या प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसा भी है तो बुद्धि भी है, सरस्वती की कृपा से मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। तो वैसा अगर कुछ बने तो शायद उभर के सब सामने आए तो बिहार की राजनीति का अभी की जो स्थिति है वही है। हाँ, अभी अगर आप एक निष्कर्ष के तौर पर, अब ये गारंटी इसकी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि एनडीए की जो स्थिति है अभी वो उनका पलड़ा निश्चित रूप से ऊपर दिखता है और महागठबंधन का पलड़ा उस मुकाबले में नीचा ही दिखता है। और इसकी वजह में ये दो बड़े दल हैं महागठबंधन के, कांग्रेस और आरजेडी, जिस तरह से खींचतान हुई, जिस तरह से बचकानापन भी मैं कह सकता हूँ, राजनीतिक बचकानापन जो दिखाया। और राहुल गांधी ने खास तौर पर ये 16 दिनों की जो यात्रा निकाली और उसके बाद जो अचानक सन्नाटा हो गया, वो कहाँ खो गए पता नहीं चला। ये सब क्या है? ऐसे राजनीति से आप कैसे एक अपना स्टैंड इस तरह का खड़ा कर सकते हैं जिसके बूते आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, जो कहीं किसी पार्टी में नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई पक्ष लिया जाए, लेकिन वो नहीं ले पाते। तो ये कांग्रेस, और जिस तरह से आप लोगों ने चर्चा की वो जो वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी क्या है? वो मछली खिला खिला के नेताओं को गांव के मैदान में पैसे के जोर पर लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने ये दिखाया कि मैं भी राजनीति करके और हूँ। तो ये जो खुद चुनाव लड़े और हार गए, जिनका अगर 3-4 एमएलए जीता भी तो वो दूसरे दल में चला गया, इसलिए कि दूसरे दल या बीजेपी खास तौर पे उसके द्वारा पोषित लोग था प्रत्याशी, तो वो उधर चला गया। इनकी स्थिति ऐसी बन गई जिसको कह सकते हैं कि वो सांप छुछुंदर वाली स्थिति थी, कहीं नहीं रहे। लेकिन उसको इतना महत्व देके डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा मैंने नहीं सुनी थी कि कभी चीफ मिनिस्टर के चेहरे के बारे में तो चर्चा होती थी रही है, लेकिन उनको कांग्रेस की ओर से गहलोत साहब के मुंह से ये उनको घोषित करवाया गया उनके भारोहन के बाद कि अगर आप नहीं घोषित करेंगे मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा तो मैं अभी चला जाऊंगा। और इसकी पृष्ठभूमि रही है, वो एक बार इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही भाग चुके थे, तो इसलिए डर इनमें समाया कि ये कांग्रेस और आरजेडी इतनी मजबूत पार्टी या पुरानी पार्टी, उनके में अगर वीआईपी का एक व्यक्ति जो सचमुच में नेता भी नहीं है, मैं नहीं मानता कि उस निषाद समाज में भी, मल्लाह समाज में भी वो अगर उनके इर्द गिर्द कितने उनके समर्थक हैं जो दिखते हैं पैसे के जोर पर, जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और इनके साथ तेजस्वी के साथ मछली खाते हैं, इससे कहीं जमीन नहीं होती है जो लालू यादव ने पैदा की, जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रयासों के बाद ये सब दिन नीतीश कुमार की पिछलग्गू बन के रह गई। और ये जो कमजोरी आई संगठनात्मक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, वरना आज ये संकट नहीं होता कि एक चेहरा, कोई एक नेता के रूप में उभर के सामने नहीं ला पाते हैं बीजेपी के लोग। तो कैसी स्थिति बनी? आप कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो निराशाजनक स्थिति ही लगती है, लेकिन संभावनाओं का त्याग भी नहीं करना चाहिए राजनीति में। अगर हम लोग अगर इसकी चर्चा भी छोड़ देंगे और ये नहीं देखेंगे कि हाँ इसके आगे भी कोई विकल्प संभव है, तो फिर आगे निराशा ही हाथ लगेगी। अनंत विजय जी से अनुरोध है कि जरा ये बताएं कि जातीयता की राजनीति पर मछली भात कितना हावी है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करेंगे। जातीयता की राजनीति पर मछली भात कुछ नहीं हावी है सर। जाति बिहार का कटु सत्य है और वहां लोग बहुत जातिवादी की बातें करते हैं। 1970 के आसपास मुझे लगता है एक आंदोलन चला था जिसमें वो अपने टाइटल जो जाति सूचक शब्द होते हैं, सिंह, सिन्हा, मंडल, यादव, ये सब हटाने का एक दौर चला था और उपनाम लगाने शुरू हुए थे। हम लोग उसी दौर के लोग हैं कि 2-2 नाम वाले आपको वहां बहुत मिलाए जाएंगे, कुमार फलाने तो फलाने कुमार तो फलाने, ये तो इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको बिहार में जो अब लगभग 50 वर्ष की आयु के आसपास हो रहे होंगे। तो लेकिन वो सब दौर फैशन के दौर के तौर तरह था और अब जाति के बिना बिहार में कुछ हो नहीं सकता। मछली भात की राजनीति चल जाएगी, 1-8% चल जाए,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मछली भात की जो कोशिश है उसका राजनीति पर कोई असर पड़ेगा। पिछली बार तो मछली भात खाने वाले जो मिथिला के लोग हैं ज्यादातर वो लोग खाते हैं, तो वहां तो एनडीए का ही चला था। तो वो मछली भात वाले हो सकता है पिछली बार उनके साथ हों, इस बार मछली भात वाले महागठबंधन के साथ हैं, तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये है कि बिहार चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, देखते जाइए। कई सारी चीजें पता चल गई कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये तो पता चल ही गया। कम से कम प्रशांत किशोर को इसका श्रेय तो हम लोगों को देना ही चाहिए कि दो तीन विशेषण उसने ऐसे चिपकाए अशोक चौधरी के साथ, जैसे सर्वदलीय नेता चिपका दिया उन्होंने। अब सब लोग उनको सर्वदलीय नेता ही कहते हैं। सम्राट चौधरी एक अलग नवी फेल तेजस्वी के साथ चिपकाया था उन्होंने, सम्राट चौधरी के साथ 7वीं फेल चिपक गया। और वो तो मतलब ऐसे नेता है जो 7वीं भी नहीं पास है लेकिन डिलीट की भी उपाधि है उनके पास, तो ये बड़ा दिलचस्प है। कल सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी उम्र कितनी कब कितनी उम्र रही है। तो ये सब चीजें तो प्रशांत किशोर की ही देन है। लेकिन जो गंभीर आरोप अशोक चौधरी और किशोर कुणाल स्वर्गीय के ट्रस्ट पर लगा है, उसकी तो पड़ताल अवश्य की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके बारे में जो भी सरकार भविष्य में बने वो ये देखे कि एक दिन में इतनी रजिस्ट्रियां सच में हुई है या नहीं हुई है, या प्रशांत किशोर ने जो कागजात दिए उसमें कोई लैकुना है क्या है। क्योंकि लूट तो मची है भैया, लूट में तो मतलब भ्रष्टाचार तो है। मतलब ये हालत है कि मंत्री लोग 1-1 1.5 रुपए ले लेते हैं भाई। और बहुत सारे मंत्री तो ये भी कहते हैं कि 1 लाख बजट में हमको क्या मिलेगा, तो 10,000 नहीं, इतना छोटा नहीं लेंगे, 15,000 चाहिए हमको, है ना। वो बेचारे जो छोटे मंत्रालय वाले हैं, मतलब समाज कल्याण हो गया, संस्कृति हो गया, साहित्य हो गया, इसमें बड़ा बजट तो होता नहीं है, तो इतने पे काम चला लेते हैं। तो इन सब से आगे जाके, और अब राजू जी आपका समय 1 घंटा 13 सेकंड हो गया, तो इसलिए मैं अब हम लोग अपनी बात को विराम देता हूँ। जी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, नमस्ते। और आपको टॉकिंग अड्डा शुरू करने के लिए बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि टॉकिंग अड्डा सचमुच टॉकिंग बनेगा। और साप्ताहिक को कुछ आप डेली करिए, कुछ करिए वहां। आप तो बहुत बोलते हैं लेकिन आज आप बहुत कम बोले। अगली बार हम आपसे जानना चाहेंगे बिहार की राजनीति पर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया आनंद विजय जी और आनंद है साथ में इस बातचीत में, बहुत अच्छा लगा और बहुत जानकारी मुझे भी मिली। और इन लोगों के अनुभव का फायदा तो अभी भी मैं चाहूंगा कि आगे भी मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।